नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब स्टैंड केमिस्ट्री की क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। क्या पढ़ रहे थे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया था कार्बन परिवार, सॉरी बोरॉन परिवार। बोरॉन परिवार पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन परिवार, यानी कि बोरॉन फैमिली के बारे में अपन ने सीख लिया था। आज बारी है कार्बन फैमिली, यानी कि बोरॉन कौन सा है? ग्रुप वर्ग 13 है। उसी प्रकार जो अपने कार्बन है, कार्बन होता है वर्ग 14 या समूह 14। ठीक है, 14। आपको पता है 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारी क्या है? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। अपन ने जब बोरॉन परिवार पढ़ा उसमें सारी बेसिक बातें जान ली थी पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सा अपने मुद्दे पे। हाँ, बात है कार्बन परिवार की। किसकी? कार्बन परिवार। कार्बन परिवार यानी कि समूह या वर्ग 14 में जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको बोलते हैं टिन, इसको बोलते हैं लेड। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसको याद करने का तरीका, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। आपके पास कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा वाला तरीका ये है, मैं इन हिसाब से इस वाले ट्रिक से, मतलब जो मैं 12th से ही इसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही चीज को, तो वो माइंड में सेट हो रखा है मेरे। मैंने बता दिया, आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करो, या फिर आप किसी दूसरा नाम दे रखा है इसको, उस हिसाब से याद रहना चाहिए। मेन टारगेट ये कि याद रहना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया काशी गए संत प्रभु। ठीक है, काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बात क्लियर? ये किसमें आएगा? वर्ग 14 में आएगा। ठीक, अब इसमें आप देखोगे ना तो एक इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु, नॉन मेटल। कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, उसके अलावा सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये है आपके उपधातु। बात क्लियर? और टिन और लेड ये क्या? धातु है। टिन और लेड क्या है? धातु। ठीक, और ये क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या? उपधातु है। उपधातु मतलब ना तो धातु है ना ही अधातु, इनके बीच का मामला है, इनके बीच का मामला है। और जो आप अर्धचालक होते हैं वो इन उपधातुओं का एक विशेष टाइप है। तो आप बहुत सारे बच्चे कहीं कंफ्यूज मत होना कि सर उपधातु और अर्धचालक सेम चीज नहीं है। उपधातु और अर्धचालक सेम चीज नहीं है। अर्धचालक उपधातुओं का एक विशेष समूह है। समझ गए? हाँ, इसका मतलब ये कह सकते हो कि भाई जो भी है इस उपधातु के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अर्धचालक की तरफ भी काम में आते हैं। जैसे ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही लगभग लगभग आपको पता है। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम सुना ही होगा नाम अच्छे से। ठीक है, तो ये दोनों ही अर्धचालक की तरह काम में आता है। अपन जब फिजिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे अर्धचालक, आपके पूरा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें दोनों ही काम आएंगे। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है? अर्धचालक भी है। समझ गए? तो जैसे कि एक बात देखो, एक कंफ्यूजन नहीं रखना कि धातु, अधातु और उपधातु ये तो क्या है, अपन ने आवर्त सारणी में इनको रखा है ना। आवर्त सारणी में स्थान के हिसाब से जगह, समझ गए? आवर्त सारणी में स्थान के हिसाब से है कि धातु फिर होते हैं मतलब उपधातु और अधातु, ये आवर्त सारणी में उनका सेटलमेंट है। समझ गए? जबकि ये अर्धचालक, चालक और उचालक या अचालक ये इनके गुण है, ये इनके गुण है। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो इनका क्या है? इनका एक टाइप है और वो इनके गुण है। समझ गए? धातु, अधातु और उपधातु तो क्या है? जो तत्व है उनका टाइप है, उनका एक टाइप है। जबकि जबकि आपके आपके पास ये चीज क्या है? जो जो मतलब ये है। ठीक है, तो देखो चलो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो क्या होता है? अधातु, ठीक है, उपधातु और धातु। ठीक, ये क्या है?
टाइप है, मतलब कि भाई हाँ जो एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं भाई, अधातु टाइप के, उपधातु टाइप के और धातु टाइप के, ठीक है। हाँ, इसमें से क्या होता है एक्चुअली में हमेशा की धातु, जो अधिकतर धातु होते हैं, अधिकतर, ठीक है, कुछ अपवाद भी है, बात करेंगे। जो अधिकतर धातु है वो चालक होते हैं। वो कैसे होते हैं? चालक होते हैं। जो अधिकतर अधातु है वो कुचालक होते हैं या फिर अचालक होते हैं, ठीक है। और जो अधिकतर उपधातु है, इसमें से कुछ विशेष प्रकार, ठीक है, वो होते हैं अर्धचालक। समझ गए? हाँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर उपधातु और अर्धचालक सेम चीज नहीं है। कुछ उपधातु क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। इनमें से कुछ तत्व होते हैं जो अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। समझ गए? हाँ, धातु भी क्या तत्व है। इनमें से धातु में लगभग लगभग कुछ एक अपवाद को छोड़कर सारे चालक होते हैं, और अधातु में कुछ एक अपवाद यहाँ भी होते हैं, ठीक है, उनको छोड़कर कुछ चालक होते हैं। समझ गए? हाँ, तो धातु बोले तो नॉर्मली उनमें चालक का गुण होता है, और अधातु बोले तो उसमें कुछ चालक का गुण होता है, ठीक है। हाँ, और उपधातु बोले तो उसमें नॉर्मली अर्धचालक वाला गुण पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया? हो गया। चलो अब बढ़ते आगे। ये चीज तो हो गई। अब देखो, फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। फिर किसकी बात आती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहना नहीं चाहिए, और जहां मुझे लगेगा कि डाउट हो सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और जो बात जैसे कि बोलता हूं तो कुछ चीजें, हर बात जरूरी नहीं हर बात में लिखू ही, कुछ चीजें बोलता भी उसको भी नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो ये जो तत्व है, आपको पता है जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, इसका टिन का 50 और लेड का 82। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस टाइप का होगा? NH2NP2 टाइप का। आपको पता है, मैंने बताया था कि भाई ये जो पी ब्लॉक वाले तत्व है इनका कैसा होता है? NH2NP 1 से 6 तक का होता है। मैंने बताया था कि 1 से 6 तक तो इस साइड जाते हो, भाई 13 वाले के लिए 1 आएगा, 14 ग्रुप वाले के लिए 2 आएगा, जो 15 है उसके लिए या 3 आएगा। जब अपन ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन परिवार वगैरह पढ़ेंगे या 3 हो जाएगा, मतलब ऐसी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 2, यानी कि ये 14वें ग्रुप में है तो ये आ जाएगा 2, ठीक। और n क्या है? ये ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे जाओगे तब इस n का मान बदलेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया? n देखो 2s2 2p2, यहाँ पे क्या है? 2 है, इसके लिए 2n, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। ये सारी मतलब चीजें है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जो अपन ने पहले भी बात की, और हर बार जब भी चीजें आती है मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि कार्बन है, कार्बन में बढ़ने अपने को 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कैसे भर जाएंगे? हीलियम में 2, हाइड्रोजन हीलियम, ये क्या सारी अक्रिय गैसें, नॉर्मल गैसेस, ठीक है। हीलियम, नियोन और ऑर्गन, इनका विन्यास कैसा होता है? स्थायी विन्यास होता है, ठीक है। उसके अलावा अपन एक्स्ट्रा भरे तो 2 और 2 2 4 6 भर गए, तो 2s2 2p2। समझ गए? इसी प्रकार नियोन के कितने? 10 नियोन के हिसाब से भर गए, 4 और बढ़ने तो 3s2 3p2। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने के तरीके होते हैं। वैसे मैंने पूरी क्लास ले रखी है अच्छे से, मतलब पिछली जो क्लास है, जब अपन आवर्त सारणी वाला जो पहली यूनिट थी उसमें इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। ये सारे देखो, तो ये इनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी में देखोगे क्या फॉलो हो रहा है? NH2NP2 फॉलो हो रहा है। देखो 2s2 2p2, 3s2 3p2। नीचे जाओगे तो इस n का मान बदलेगा, 4s2 4p2, 5s2 5p2, ठीक है, 6s2 6p2, ठीक। ये बात देखो, बात क्लियर। एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज और आ रही है, जर्मेनियम में ये डी वाले आ रहे हैं, D10, टिन में भी D10 आ रहा है, और लेड में भी D10 आ रहा है। इसका आगे यूज आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखो ये डी आ रहा है, ठीक है। आए, चलो ये समझ गए, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये फॉर्मूला किस हिसाब से काम करता है वो तो मैंने बता ही दिया अच्छे से। ऐसे जाओगे तो 1 से 6 वाला वो, और 2 से लगाकर नेक्स्ट। बात क्लियर। अब कि ये चीजें कहां से मिलती है, प्राप्ति वगैरह, इनके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, तो जो अपने जो भूभाग है, भू प्रॉपर्टी है, उसमें कार्बन और सिलिकॉन बहुत ज्यादा मात्रा पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी मतलब बाकी के मुकाबले मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। जबकि जर्मेनियम केवल अल्प मात्रा में पाया जाता है, जर्मेनियम केवल अल्प मात्रा में पाया जाता है। ये
कार्बन और सिलिकॉन ज्यादा मात्रा में क्यों पाए जाते हैं अभी बात होगी, ठीक है। सिलिकॉन तो आपके मतलब आसपास भी होगा, मतलब सिलिकॉन कार्बन ये चीजें तो अपने आसपास दिखने में होती है, मैं बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। और टिन और लेड एसएन एंड पीबी बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। अब बता दें कार्बन मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। जो कार्बन है ना, कार्बन एज ए सिंपल तत्व के रूप में भी और कार्बन एज ए यौगिक, ठीक है, यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में दोनों की स्थिति में पाया जाता है, समझ गए, ठीक है। अब कार्बन मुक्त अवस्था में कैसे, कोल यानी कि कोयला, ठीक है, हीरा, इन सब के रूप में, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो है इनके रूप में ये होता है मुक्त अवस्था में। और संयुक्त अवस्था में देखें तो इनके CO2 पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कार्बोनेट, ठीक है, ये कार्बोनेट क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह अपन देखेंगे आगे, ये ठीक है। तो ये सब CO2 पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इनमें भी क्या होता है, इनमें भी कार्बन ही होता है, सारी कार्बन की श्रृंखला ही होती है, ठीक है ना। आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अच्छी से समझ में चीजें आएगी, ठीक, ये हो गया। अब इसमें आप देखना एक चीज और आएगी आगे, जो अपने आसपास देखोगे ना तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो आवर्त सारणी का जो तत्व है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले नंबर पे है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद दूसरा जो तत्व जो बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है वह सिलिकॉन है, ठीक है। दूसरा जो तत्व बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है वो है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन क्या हुआ, सिलिकॉन होता है सिलिका, सिलिका यानी मिट्टी, आप रेत देख सकते हो, वही वो सिलिकॉन का एक टाइप है। ये रेत है ना, ये मिट्टी, रेत वाली मिट्टी, बालू मिट्टी वगैरह, वो ये भी सारे उसी के पार्ट है, वो सिलिका होती है, ठीक है, जो सिलिकेट और सिलिका के रूप में पाया जाता है, सिलिकेट और सिलिका के रूप में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये है तो ये बातें तो होगी क्लियर सिलिका के बारे में, और जो कार्बन है उसके बारे में समझ लिया। जो जर्मेनियम होता है सूक्ष्म मात्रा में कोल तथा निश्चित जमाव में पाया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, इनका उपयोग अपन अर्धचालक युक्तियां, मैंने बताया ना, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के लिए इनको काम में लेते हैं, ठीक है। चलो, और ये टिन के प्रमुख अयस्क है, इसमें से SnO2 इसको बोलते हैं टिन स्टोन या फिर केसीडाइट। ये काम की बातें कभी भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिन स्टोन, SnO2 या केसीडाइट, ठीक है। उसी प्रकार लेड के अयस्क एक होता है लेड गैलेना, PbS, ठीक। फिर एंग्लेसाइट और सेरुसाइट के रूप में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है, ये मैंने बहुत बार चीजें पूछी की इसके बारे में। लेड, ठीक है, लेड सल्फाइड, ये होता है लेड गैलेना, क्या होता है, लेड गैलेना, PbS, ठीक है, के रूप में पाया जाता है। बात क्लियर, चलो अब आप बढ़ते हैं इनके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण। पहले है भौतिक गुण, पहले देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहले बात करेंगे आकार की। तो आप सभी को पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई अपवाद है नहीं, ठीक है। अपवाद होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो नॉर्मली क्या बात होती है कि वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, ठीक है। चलो, ये हो गया आकार के बारे में। फिर आयनन ऊर्जा, फिर क्या है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आपको पता है कि कितना इजीली अपन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बाहर, वही होती है आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब क्या, ऊर्जा देनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ढीला बंधा होगा उतनी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, उतना आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ढीला बंधा हुआ कब होगा, जब जितना दूर होगा, जितना नाभिक से दूर होगा, नाभिक के आकर्षण से जितना दूर होगा उतना ही ढीला बंधा हुआ बोलेंगे और उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो नाभिक से आकर्षण से दूर कब होगा, आकार बढ़ेगा। नीचे जाओगे, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। जो बाहरी कोश का है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से दूर होता जाएगा।
नाभिक से दूर है तो नाभिक द्वारा लगा हुआ आकर्षण बल वो हो जाएगा कम, और उसको अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि आयनन ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। समझ गए? तो देखो, तो नॉर्मली क्या होता है, नियम के हिसाब से ये होना चाहिए कि काशी गए संत प्रभु, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। ठीक है, तो इसमें एक चीज है, कार्बन से टिन तक आयनन ऊर्जा में कमी होती है, यानी कार्बन से टिन तक, कार्बन से एसएन टिन तक आयनन ऊर्जा में कमी होती है। लेकिन फिर क्या होता है, एक आता है अपवाद। अपवाद क्या है कि टिन की आयनन ऊर्जा लेड से कम होती है। एक्चुअली में होना तो ये चाहिए कि टिन की आयनन ऊर्जा लेड से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है उल्टा, ये नहीं है। यहाँ लेड की आयनन ऊर्जा ज्यादा है और टिन की कम है। लेड की आयनन ऊर्जा ज्यादा है और टिन की कम है, तो इसीलिए आपके जो निकल के आएगा सामने वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके आयनन ऊर्जा का क्रम। तो कार्बन परिवार जो तत्व है उनमें जो आयनन ऊर्जा का जो क्रम है, अपने जब नॉर्मली बोलते हैं आयनन ऊर्जा तो प्रथम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट वो प्रथम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। ये मतलब ये मैं सोचता हूँ कि सर कौन सी आयनन ऊर्जा, बहुत बार होता है कि आपको द्वितीय होगा तो वो स्पेसिफिक करके बोलेगा कि द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, द्वितीय नहीं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तब की स्थिति में। तो नॉर्मली बोलते हैं ना आयनन ऊर्जा, वो है सिर्फ फर्स्ट आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, पहली आयनन ऊर्जा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और द्वितीय तृतीय होगा तो वो आपको मेंशन करके दिखाएगा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, और सिर्फ आयनन ऊर्जा बोला मतलब प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, हाँ, ये आयनन ऊर्जा अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो काशी गए, फिर पहले आ जाएंगे प्रभु, उसके बाद आएंगे संत, क्योंकि जो आपको पता है याद रखने का तरीका भाई, जो काशी है वहां कौन है, देवता है, तो पहले पहले कौन जाएगा, देवता ही जाएगा वहां पे, उसके बाद संत लोग जाएंगे। जब संतों को मालूम पड़ेगा कि पड़ा कि वह भगवान है, तब ये संत लोग वहां पहुंच गए, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, कैसे भी याद रखो, याद रखना चाहिए। ठीक है, या फिर नहीं तो इतना तो पता होना चाहिए कि मैंने बता दिया कि अपवाद है, टिन और लेड में अपवाद है, तो बस चीजें बदल जाएगी, बाकी यही। और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जहां माइनर अपवाद होता है ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जिसमें 3-4 अपवाद होते तो वो तो नहीं पूछते, उल्टा जहां एक अपवाद होता है सिर्फ, बाकी सारा सही होता है कि ऊपर से नीचे घट रहा है, लेकिन एक अपवाद आ जाएगा तो वहां वो सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कारण ये होता है कि डी एवं एफ इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। डी एवं एफ इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। अब देखो एक बात बताऊं, आपके जो एस एंड पी वाले हैं ना एलिमेंट, वो उनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है, एस एंड पी वाले जो ऑर्बिटल है उनका। जो डी एंड एफ वाले हैं इनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, अपन ने पहले भी बात की इसके बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें आप देखोगे तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें देखो पीबी की बात करेंगे तो पीबी में आप देखोगे ना, पीबी में अपन बढ़ेंगे तो मैं बताऊं, ये देखो मैंने बताया था एफ, पीबी में एफ और डी है, कौन कौन से है, एफ और डी जो बीच में आ रहे हैं ना, ये क्या काम करेंगे, इनको निकालने से रोकेंगे, इनके और नाभिक के बीच में। ये क्या करते हैं, परिरक्षण का काम करते हैं, और इन एफ और डी का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है, ये अच्छे से रक्षा नहीं कर पाते इनकी। ठीक है ना, तो साफ बात है ये अच्छे से रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से इनको निकालना मतलब भारी होगा, क्योंकि सीधा फिर ये नाभिक के कांटेक्ट में आ जाएंगे, नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा। समझ गए? तो इसी कारण पीबी की आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, हाँ, ये बात होगी। ये देखो, तो काशी गए प्रभु संत, तो कारण क्या है, डीएनएफ इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो साफ बात है आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए पीबी की ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीबी में क्या होता है, डी और एफ दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं। बात क्लियर? अब बढ़ते आगे, विद्युत ऋणता की बात करते हैं। वैसे विद्युत ऋणता की बात अपन ने उसमें नहीं की थी जब अपन यौगिक पढ़े थे ना, ये एस ब्लॉक वाले। ठीक है, क्षार धातु और सारी मृदा धातु, तो उसमें अपन विद्युत ऋणता की बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्यों भाई, वो क्या है, वो धातु है, वो विद्युत ऋणी होते ही नहीं है, धातु विद्युत ऋणी नहीं होते। विद्युत ऋणी वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करते हैं। धातु तो खुद यार चाहता कि यार तू जा मेरे पास से। ठीक है, धातु तो खुद अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करने की कोशिश में रहते हैं, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन में लालसा क्यों रखेंगे?
समझ गए, बात ये हुई। तो विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होता है, यौगिक में एक पर्टिकुलर परमाणु की वह स्थिति जिसमें वो बंदी इलेक्ट्रॉनों के युग्म को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि कोई एक्स है या फिर ए बी, मान लो ए कोई एटॉम है, दूसरा बी कोई एटॉम है। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक यौगिक बनाया। दोनों मिलकर क्या बनाया, यौगिक बनाया। यौगिक बनाया तो इन्होंने क्या की, बॉन्डिंग की होगी। ठीक है, इनके बंध बने होंगे। तो बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसमें से क्या करते हैं, फिर वो बंध बना तो नियम के हिसाब से वो बंध का युग्म कहीं बीच में रहना चाहिए, लेकिन क्या करता है, ज्यादा विद्युत ऋणी होता है वो इनको खींचता है, इस बंध वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको खींचता है। तो जिसमें खींचने की क्षमता ज्यादा होती है वो होता है ज्यादा विद्युत ऋणी। कहने का मतलब ये होगा। अपन ने वैसे विद्युत ऋणी का टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, पहले भी वो क्लास देख लेना आप, ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो, ठीक है ना। तो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, विद्युत ऋणता का क्या हुआ, सेम टू सेम वही चीज है। अगर आकार बढ़ेगा, यानी कि इसका यदि आकार बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका जो नाभिक है, धन आवेशित नाभिक है, वो इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच नहीं पाएगा। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वो खींच नहीं पाएगा। तो साहब बताओ, उल्टा काम हो रहा है, आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये हुआ। तो अब इसमें क्या, सिंपल सी बात है, सी से एसआई तक मान में क्या होती है, कमी। साफ बात है भाई, नीचे जाओगे तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, तो साफ बात है विद्युत ऋणता क्या होगी, घटेगी। विद्युत ऋणता घटेगी। काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु। अब विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ठीक है, तो कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम प्रभु। तो देखो इसमें सी से एसआई तक मान में कमी होती है, सी से एसआई तक मान में कमी होती है। इसके बाद पीबी तक मान लगभग समान रहता है। यहाँ मान है ना लगभग समान, ऐसे नहीं कि बिल्कुल समान, लगभग समान रहता है, ऐसे होता है। ठीक है, कार्बन से सिलिकॉन तक मान में कमी, फिर उसके बाद जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनका लगभग समान रहता है। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे अपन वर्ग 14 पढ़ेंगे ना, इस वर्ग 14 के अंदर मतलब आयन ऊर्जा की बात करो, आकार की बात करो, इन सभी में ही जो कार्बन और सिलिकॉन के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, अंतर ज्यादा है। समझ गए, कार्बन और सिलिकॉन के बीच में अंतर ज्यादा सभी चीजों का। जबकि सिलिकॉन से लगाकर फिर आगे पीबी तक अंतर होगा, लेकिन वो कम अंतर होगा। भाई कहने का मतलब ये जैसे आकार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आकार यदि कार्बन का 5 है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 5 आज कोई चीज नहीं है, तो सीधा सिलिकॉन के लिए वो 20 हो जाएगा। सिलिकॉन के लिए क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ऐसे होगा, फिर 21, 23, 24 ऐसे बढ़ेगा। समझ गए। तो मतलब जो भी चीज है, सारी चीजें देखना, जो जो भी भौतिक गुण में जो जो अपने पैरामीटर आएंगे ना, वो कार्बन और सिलिकॉन के बीच एकदम से जंप करेंगे, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, भले वो गलनांक आए, डेंसिटी आए, वगैरह कुछ भी आए, तो इनमें डिफरेंस ज्यादा होगा। तो देखो सी से एसआई तक मान में कमी होती है, कमी ज्यादा होती है, बाकी उसके बाद लगभग मामला क्या होता है, समान रह जाता है यहाँ। ठीक है, हाँ। अब देखो डेंसिटी, घनत्व, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, क्योंकि आकार की तुलना में द्रव्यमान में वृद्धि अधिक होती है। डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो आप नीचे जाओगे तो आकार भी बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, और चूंकि नीचे जाओगे तो क्या होगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है ना, तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। लेकिन बात क्या है कि द्रव्यमान का बढ़ना ज्यादा होता है, द्रव्यमान का बढ़ना ज्यादा होता है, तो इफेक्टिव कौन है, ये। तो द्रव्यमान का बढ़ना इफेक्टिव है, तो साफ बात है घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। बात क्लियर, ठीक है, समझ गए। चलो फिर आता है गलनांक। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक के मान कम होते हैं। ठीक, तो देखो इसमें से जो टिन और लेड है, ये तो क्या होता है, मुलायम होते हैं। टिन और लेड कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, जबकि बाकी सभी क्या, ठोस है। टिन लेड कैसे होते हैं, मुलायम, और बाकी कहां सी गए, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, ठोस है। बात क्लियर। चलो अब देखिए जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण में जो अगला है आक्सीकरण अवस्था या फिर संयोजकता, जो भी है। ठीक है, तो ये जो सभी तत्व है वो ये दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, एक तो +4 और +2, +4 और +2। ठीक है, अब नॉर्मली तो इनकी +4 होनी चाहिए, लेकिन +2 कहां से आई,
तो मैंने बताया अभी +2 कहां से आ जाएगी, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अपन ने बोरन परिवार पढ़ा, उस पर अपन ने अच्छे से बात की थी कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। ठीक है, समझा था अपन ने। उसमें क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका जो पेयर है वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो यानी कि पीछे कितने रहे, 4 में से 2 ही रहेगा, तो ये +2 वाला शो करता है। ठीक है, तो समूह में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे जाने पर +2 आयन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे ना वैसे वैसे +2 आयन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। अब देखो, अब कार्बन के बारे में देखो, तो कार्बन एक तो +4 शो करता है, इसके अलावा कार्बन -4 भी शो करता है, ये भी ध्यान रखना। कार्बन माइनस स्पेशल केस में कुछ -4 भी ये कार्बन शो करता है। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये कभी यौगिक आएंगे अपने आगे, कुछ एग्जांपल भी आएंगे तो बात करेंगे। तो ये कार्बन -4 वाली ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करता है। सिलिकॉन है, ये क्या शो करता है, +4। जर्मेनियम ये +4 और +2 दोनों, वैसे तो ये सारे ही मतलब +4 और +2 शो करते हैं। कुछ अपवाद वाले केस में कार्बन भी +2 शो करता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होते, वो चीजें स्थायी नहीं होती, समझ गए। जो जर्मेनियम है वो +4 और +2 दोनों शो करते हैं, लेकिन इसमें +4 स्थायी होता है। ठीक है, और टिन और लेड इसमें +2 स्थायी होता है, +4 स्थायी नहीं होता, कारण अक्रिय युग्म प्रभाव। समझ गए। तो सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे जाना, यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाने की बात करें अपन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भाई काशी गए संत प्रभु, काशी संत प्रभु, तो ये जो है ना, इसमें जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, ये +2 वाला स्थायित्व तो बढ़ता है। ठीक है, और +4 वाला स्थायित्व क्या होता है, घटता है। +4 वाले यौगिकों का स्थायित्व क्या होता है, घटता है। बात क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सारी चीजें, तो ये है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, अब आता है गुण है, श्रृंखला का गुण है। ठीक है, श्रृंखलन, श्रृंखलन का गुण है, ये वर्ग 14 वालों में ही आता है, मतलब। ठीक है, मोस्टली जो कि इससे पहले अपन ने कभी इसकी बात नहीं की। ठीक है ना, वर्ग 14 वाले जो है एलिमेंट तत्व, वो इसका इस श्रृंखलन नाम के, जो श्रृंखलन नाम मतलब एक दूसरे से जुड़ के, मतलब बॉन्डिंग से श्रृंखला बनाना। ठीक है, अभी देखेंगे सारी चीजें। तो देखो, किसी तत्व द्वारा समरूप परमाणुओं की लंबी श्रृंखला या बंद परमाणु श्रृंखला बनाने का अद्भुत गुण होता है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन का गुण कार्बन में अधिकतम होता है। तो श्रृंखलन का गुण है ना, वो कार्बन में अधिकतम होता है, समझ गए, और समूह में नीचे जाने पर घटता है। ये बात ध्यान रखना, जो श्रृंखला बनाने का गुण है कार्बन में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाओगे, समूह या वर्ग बात एक ही है, ऊपर से नीचे जाओगे तो वो क्या होता है, गुण घटता है। ठीक है, केवल कार्बन परमाणु के स्वयं से द्विबंध या त्रिबंध बनाता है। आपको पता है कार्बन खुद से ही द्विबंध और त्रिबंध बना लेता है। कार्बन में OSN यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के साथ बंद श्रृंखला यौगिक बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। इसके साथ साथ इसमें अन्य तत्वों, विशेषकर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर के साथ पीपे बबोन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। उदाहरण CO, ये देखो सारे बॉन्डिंग मतलब एक सीक्वेंस का काम करता है। ठीक है, अब देखो जो कार्बन होता है ना, कार्बन 20 या अधिक कार्बन परमाणु से युक्त श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन 20 तक की लंबी श्रृंखला बना सकता है। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो 6 इकाइयों तक की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। टिन और लेड 1 या 2 परमाणु से अधिक से युक्त श्रृंखला नहीं बनाते। ये मतलब इनका काम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे जाओगे तो जो श्रृंखला बनाने का गुण है, जो श्रृंखलन का गुण है, श्रृंखला बनाने का गुण है, वो ऊपर से नीचे अंदर घटता है। सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है, ये श्रृंखला का गुण कार्बन में होता है। समझ के ध्यान रखना। तो ये वर्ग 14 वाले जो एलिमेंट है, तत्व, वो किसका कौन सा गुण शो करते हैं, श्रृंखलन का गुण। ठीक है, हाँ, इसकी बात अपन ने कभी पहले नहीं की। चलो, तो सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है, कार्बन में। तो सवाल ऐसे आ सकता है कि भाई श्रृंखलन का गुण कैसे घट रहा है, तो घटने बढ़ने का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ज्यादा किसमें होगा, काशी गए, काशी, जर्मेनियम, संत प्रभु। तो ऐसे, तो ये सीक्वेंस, या तो इस सीक्वेंस रूप में पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं निम्न में से किसमें ये वाला गुण अधिकतम है, तो आपको चूज करना है कार्बन। ठीक है, चलो, एक चीज आती है अपर रूपता। क्या आती है, अपर रूपता, नाम सुना होगा, पहले भी सुना होगा।
एक रासायनिक तत्व का दो या दो से अधिक रूपों में मिलना जो भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे रूप रासायनिक तत्व जो भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं अपर रूप। एक रासायनिक तत्व है, उसका दो या दो से अधिक रूपों में मिलना जो भौतिक गुणों में भिन्न है लेकिन रासायनिक गुणों में समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। तो ये गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता। गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रूप हो उसके, ठीक, तो साफ बात है उनमें क्या होगा, भौतिक गुणों में भिन्नता होगी। क्या होगी उसमें, भौतिक गुणों में भिन्नता होगी, रासायनिक गुण समान होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो अपर रूप होते हैं उसमें क्या चीज होती है, तो जो अपर रूप होते हैं उसमें भौतिक गुणों में भिन्नता, भौतिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग, और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये ध्यान रखना उस बात को। ठीक है, चलो अब ये अपर रूपता तीन प्रकार की होती है। अपर रूपता तीन प्रकार की होती है। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ इनको रटना है नहीं, एक बार देख लो ताकि कभी कभार एग्जाम में पूछ ले कि भाई हीरा और ग्रेफाइट किस टाइप के अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता रहे। ठीक है, तो ये क्या करना है कि आपको ये किस किस प्रकार की अपर रूपता होती है और उनके एग्जाम्पल क्या है। जो ये पहली वाली अपर रूपता है वो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिक सल्फर इसमें पाई जाती है। फिर दूसरी वाली एकल रूपता जिसको बोलते हैं हीरा और ग्रेफाइट, इसमें होता है। ठीक है, या ऑक्सीजन और ओजोन, पता है आपको, O2 O3, ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, और फिर एक होती है गतिक रूपता। तो ये अपर रूपता के टाइप है। ठीक है, ये क्या अपर रूपता के टाइप है। इसलिए मैंने बताया कि भाई कभी कभार पूछ ले कि ऑक्सीजन और ओजोन में किस टाइप की अपर रूपता पाई जाती है, या फिर हीरा और ग्रेफाइट में किस टाइप की अपर रूपता पाई जाती है। ठीक है, ये तो इसमें किसकी होती है, एकल रूपता टाइप की, एकल रूपता टाइप की अपर रूपता होती है। ठीक है, बाकी अपने को समझना नहीं है कि तीनों की डेफिनेशन भी अलग अलग चीजें होती है, उनमें अपने को डेप्थ में नहीं जाना और जरूरी भी नहीं है। ठीक है, चलो अब होते हैं अपर रूपता के कारण। अपर रूपता के कारण कि भी अपर रूपता सर होती क्यों है, अपर रूपता के कारण क्या होते हैं, तो ये तीन कारण देख लो। ठोस पदार्थों में अपर रूपता सामान्यतः जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना, क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना में अंतर के कारण होती है। ठीक है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है आंतरिक, उसमें अंतर के कारण होती है। फिर है ये जो परमाणुओं की विभिन्न संख्या में उपस्थिति के कारण भी हो सकता है, जैसे कि O2 और O3, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन। ये क्या ऑक्सीजन है, O2 है तो ऑक्सीजन बना लिया, O3 है तो क्या बना लिया, ओजोन बना लिया। ठीक है, फिर होता है नाभिकीय चक्र में भिन्नता, जो अपन ने पहले पढ़ा था, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन पढ़ा। ये हाइड्रोजन के दो अपर रूप है, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। अपन ने बात की थी जब अपन ने हाइड्रोजन नाम से एक चैप्टर पढ़ा था सेपरेटली। ठीक है ना, तो ये है, ये तो तीन तरीके से अपर रूपता हो सकती है। ठीक है, अब इसमें देखो विभिन्न अपर रूप में लेड को छोड़कर सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। इस वर्ग 14 है, वर्ग 14, इसमें लेड को छोड़कर, यानी कि लेड क्या करता है, अपरूपता नहीं दिखाता। लेड अपरूपता नहीं दिखाता, बाकी सारे ही क्या करते हैं, अपरूपता दिखाते हैं। कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपरूप है, कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपरूप है, आपको पता है हीरा और ग्रेफाइट। और किस टाइप की अपरूपता शो करते हैं, एकल रूपता टाइप की। ठीक है, ये देख लो किस टाइप की, एकल रूपता। क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन कार्बन एक अलग वीडियो मतलब अलग चैप्टर टाइप में पढ़ने वाले। ठीक है ना, कार्बन के लिए सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर सिलिकॉन है, इसके दोनों होते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जब कार्बन के क्या होते हैं, दो क्रिस्टलीय अपर रूप है, सिलिकॉन के क्रिस्टलीय भी होते हैं और अक्रिस्टलीय भी होते हैं। ठीक है, जो तीन है निम्न समेत तीन क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। तीन के भी रूप होते हैं, मेन आप कार्बन और सिलिकॉन का ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आ जाती है। ठीक, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो जो आप अपर रूपता का गुण है मतलब वो घटता ही जाता है। ठीक है, और लेड को देखोगे तो लेड अपर रूपता शो ही नहीं करता, लेड को छोड़कर सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, तो लेड आपके अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर बारी आती है रासायनिक गुण की। फिर बारी किसकी आती है, रासायनिक गुण की। भौतिक गुण हो गया, अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण की बात करें
तो पहला है जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। तो ये कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और लेड जल से क्रिया नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड जल से क्रिया नहीं करते। जल से सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सी क्रिया करता है, टिन क्रिया करता है, वो भी जल से नहीं करता है, भाप से करता है। भाप क्या एक्चुअली में जल का ही दूसरा रूप है, जल का गैसीय रूप भाप है, ठीक है। तो वो भाप से क्रिया करता है। टिन किससे क्रिया करता है, भाप से क्रिया करता है। बाकी अगर ऐसे बोले कि ठंडा जल, तो ठंडे जल से तो कोई क्रिया ही नहीं करता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, इनकी जल से क्रियाएं नहीं होती है, और सिर्फ टिन जल से क्रिया करता है, वो भी किस रूप में, भाप रूप में। जब जल एक भाप बन जाए तब उससे क्रिया करता है, ठीक है। बात समझ गए, चलो बड़े आगे। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, समूह 14 के सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर ससंयोजक हाइड्राइड, किस टाइप के, ससंयोजक हाइड्राइड, यानी कि MH4, MH4 टाइप के बनाते हैं, MH4, जहां पे M की जगह क्या आ सकता है, काशी गए संत प्रभु, बनाते हैं। हाइड्राइडों की संख्या और इनके बनने की सुगमता, यहां पे आएगा कार्बन, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, कार्बन से ये लिख लेना गलती से, हाँ, कार्बन से लेड तक जाने पर घटती है। हाइड्राइडों की संख्या और उनके बनने की सुगमता कार्बन से लेड तक जाने पर घटती है, यानी कि ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्राइड बनाने की जो सुगमता है, कितना इजीली हाइड्राइड बन सकता है, ठीक है, वो घटती है। बात क्लियर। सिलिकॉन के जो हाइड्राइड है उनको बोलते हैं सिलेन, ये भी एक बात है। सिलिकॉन के हाइड्राइड को बोलते हैं सिलेन, और इसका सामान्य सूत्र होता है SiNH2O2, यानी कि ये समझ लो कि भाई Si हो गया, अगर एक रखो तो SiH4 हो जाएगा, दो रखो तो Si2, और 2 × 2 4, और प्लस 6 तो H6, ऐसे Si2H6, इस टाइप के, मतलब ये तो SiN फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Si नीचे N H2N+2, ठीक। जो जर्मेनियम के हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, जर्मेंस। टिन के हाइड्राइड को स्टेनेंस। केवल लेड अस्थायी हाइड्राइड बनाता है, जिसका सूत्र PbH4 है, ठीक है। लेड का जो हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्राइडों का अस्थायित्व क्या होगा, घट रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो लेड का क्या होता है, हाइड्राइड अस्थायी होता है। बात क्लियर। हाँ, जर्मेनियम में 3 हाइड्राइड, 2 हाइड्राइड सर्वज्ञात। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी इसमें कि भाई समूह 14 के सभी तत्व क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, किस टाइप के बनाते हैं, हाइड्राइड MH4, इस टाइप के सहसंयोजक टाइप के, ध्यान रखना, ये सहसंयोजक टाइप के हाइड्राइड होते हैं सारे ही, काशी गए संत प्रभु, सारे के सारे, ठीक है। हाँ, अब बात आती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इसकी बात करते हैं। तो जो अपना जो कार्बन है, कार्बन 5 ऑक्साइड, वैसे तो दूसरे भी है, मैंने लिखवाए थे, मैंने 3 ही लिखवाए, ठीक है। हाँ, तो कार्बन वैसे 5 ऑक्साइड बनाता है, 3 मैंने लिखे हैं, एक तो CO2 और C3O2। कौन कौन से, CO2 और CO3O2। तो ये तो पता है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। CO3O2 होता है कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, लिख लेना ऐसे, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक। अब देखो CO2, हाँ ये ध्यान में बहुत बार पूछ लेते हैं, CO2 कैसा है, अध्रुवीय रेखीय अणु है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, वो कैसा है, अध्रुवीय है और रेखीय अणु है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, अध्रुवीय और रेखीय अणु है, ठीक है। हाँ, CO2 और SI2 कैसे है, अम्लीय है। SiO2 कैसे अम्लीय, GeO2 कैसा है, दुर्बल अम्लीय। CO2 और SiO2 कैसे अम्लीय, लेकिन GeO2 कैसा दुर्बल अम्लीय। कहने का मतलब ये होगा भाई CO2, SiO2 और GeO2 कैसे अम्लीय है, बात क्लियर। और टिन और लेड कैसे उभयधर्मी है, टिन और लेड कैसे उभयधर्मी, ठीक है। जो क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं और अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं, ठीक। और अगर उदासीन बोले तो ना अम्ल ना क्षार, क्लियर।
ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जैसे जैसे आप ऊपर वाले होते हैं उनमें कैसी होती है, अधात्विक गुण होते हैं, तो अधात्विक गुण होंगे तो साफ बात है वो क्या बनाएंगे, अम्लीय टाइप के बनाएंगे। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। CO2 SiO2 और GO2 कैसे होते हैं, अम्लीय, ये पूछ लेंगे डायरेक्ट ऐसे ही। और SnO2 PbO2 उभयधर्मी होते हैं। क्लियर। अब सिलिकॉन को छोड़कर समूह शोधक सभी तत्व मोनोऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सिलिकॉन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड नाम की कोई चीज नहीं बनती है, बाकी सिलिकॉन को छोड़कर सारे तत्व मोनोऑक्साइड बनाते हैं। मोनोऑक्साइड यानी कि पीछे ओ लोगो। उदाहरण CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड। इन मोनोऑक्साइड में से केवल CO क्या उदासीन है, जो अपने CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, ये ध्यान रखना। कैसा है, उदासीन। तो ये उदासीन है तो नीचे जाओगे तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएंगे, साफ बात है। जबकि अन्य सभी मोनोऑक्साइड क्षारीय है, ये तो ध्यान रखना बात। अन्य सभी मोनोऑक्साइड क्या है, क्षारीय। ठीक है। PbO के लाल रूप को लिथार्ज कहते हैं। लेड ऑक्साइड का जो लाल रूप है उसको बोलते हैं लिथार्ज, और पीले रूप को बोलते हैं मेसिकोट। क्या बोलते हैं, मेसिकोट। Pb3O4 लाल लेड या सिंदूर। Pb3, ये भी बहुत बार चीजें पूछी गई है। Pb3O4 लाल लेड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंदूर। आगे और आएगा ये, अपन पढ़ेंगे। क्लियर। इसको वायु में 470 डिग्री वायु में लिथार्ज को गर्म करके बनाते हैं। ये लिथार्ज है ना, इसको वायु के साथ गर्म करेंगे ना, तब जाके ये बनेगा सिंदूर। ठीक है, ये चीजें। तो ये होगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बारे में मेन बातें। आपको मैं मेन चीजें लिखवा रहा हूं, सारी राम कहानी तो बहुत है चीजें, ठीक है ना। तो है मतलब ये जो नोट्स मैं बना रहा हूं ना, मैं खुद इतनी मेहनत करके बना रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर मतलब बहुत 2-3 घंटे लगाकर, 4 घंटे लगाकर सब कुछ चीजें एक जगह समेट के, ठीक है, जो काम की चीज है उनको सही ढंग से एडजस्ट करके, और सब कुछ मतलब एक व्यवस्थित रूप से आपकी चीज ला रहा हूं। आपको कहीं से भी कुछ भी नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। सही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है बस। दूसरी जगह आप क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं क्वेश्चन मिले तो सॉल्व कर लो, बाकी नोट्स यही देखने हैं। अब क्लियर। हाँ, नहीं तो ये SNP ब्लॉक वाले चैप्टर ऐसे है कि मतलब आप देख लेना, कोई टीचर इतना ढंग से पढ़ाता ही नहीं है डिटेल में, ठीक है ना। ऐसे ही थ्योरी लिखवा के अरे अरे ये पढ़ लो, ये ऐसे ऐसे होता है, बस बात खत्म। ठीक है। तो SNP ब्लॉक भाई साहब बहुत मतलब ये है, काम टेढ़ा है इनका। ठीक है, चलो। तो आपको कहीं पर भी नहीं घूमना है, ये नोट्स सफिशिएंट है। जो लिखवाया है उसको कॉपी में लिखते रहो साथ साथ, और जो इंपोर्टेंट बात बोलता हूं उनको भी लिखते रहो। अब देखो हेलोजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं आपको बताइए, वर्ग 17 वाले तत्व। फिर कल 12 आंटी, फिर कल 12 आंटी। ठीक है। तो कार्बन के अतिरिक्त इस वर्ग के अन्य सभी सदस्य उपयुक्त परिस्थिति में हेलोजन के साथ क्रिया करके सीधे ही एलाइड बनाते हैं। यानी कि कार्बन को छोड़कर, ऐसा नहीं कार्बन नहीं बनाता, कार्बन बनाता है, लेकिन कार्बन के लिए कुछ स्पेशल परिस्थितियां चाहिए अपने को, ठीक है, विशेष कंडीशन चाहिए। लेकिन बाकी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में भी सीधे एलाइड बना देते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें से MX4 प्रकार के जो अधिकांश एलाइड सहसंयोजक होते हैं। ये 2 प्रकार के बनते हैं एलाइड, एक तो MX4 टाइप के और MX2 टाइप के। ठीक है। इसको बोलते हैं डाई एलाइड, इसको बोलते हैं टेट्रा एलाइड, टेट्रा एलाइड। ठीक है, इसको टेट्रा एलाइड, इसको बोलेंगे डाई एलाइड। ठीक। तो इनके जो MX4 के जो अधिकांश एलाइड के सहसंयोजक होते हैं, इनमें केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण वाला टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे sp3 संकरण क्या होता है। तो इनमें केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण होता है तथा अणु चतुष्फलक की आकृति के होते हैं। अब देखो SnF4 और PbF4 अपवाद है, क्योंकि ये आयनिक होते हैं, क्योंकि आयनिक होंगे ही, साफ बात है कि Sn और लेड क्या है, धातु है, दो कैसा बनाएगा, आयनिक बनाएगा। अभी MX और वाला कॉन्सेप्ट M की जगह क्या आएगा, ये देखो M की जगह आएगा ये आपके कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह, ये आएंगे M की जगह, और X की जगह FCl Br ये आएंगे। तो देखो ये SnF4, तो MX4 वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। ठीक है। एक चीज PbI4 नहीं बनता है, PbI2 बनता है। कारण आपको पता ही है कि लेड है, लेड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +4, और कैसी होती है, अस्थायी होती है। ये स्थायी होता ही नहीं, तो बनता तो होगा कुछ तो कुछ यौगिक बन जाता होगा, लेकिन वो स्थायी नहीं होता होगा, हाथों हाथ खत्म। ठीक है ना। जब ये PbI2
स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, अब देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डाई हैलाइड MX2 बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अपन ने जो ऑक्सीकरण अवस्था में बात की थी, ऊपर से नीचे जाओगे तो ये +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, साफ बात है MX2 बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो G से Pb तक के तत्व MX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, लेकिन GX2 की तुलना में GX4 अधिक स्थायी होता है। मैंने बताया था क्योंकि जर्मेनियम में उसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, इसलिए GX4 अधिक स्थायी है और GX2 कम स्थायी है। बात क्लियर? जबकि PbX4 की तुलना में PbX2 अधिक स्थायी होता है। ये भी आपको पता है कि भाई लेड के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है और +4 कम। ठीक है। हाँ, ये होता है CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी टेट्रा हैलाइड आसानी से जल अपघटित होता है, यानी कि जो ये जो कार्बन का जो टेट्रा हैलाइड है, ठीक है, वो जल अपघटित नहीं होता। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जल अपघटन नहीं होता, ये जल के साथ क्रिया नहीं करता, इसका जल अपघटन नहीं होता। ठीक है। बाकी क्या क्या होता है, आसानी से जल अपघटन हो जाता है। कारण इनके जो केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये जल के ऑक्सीजन परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। मैंने बताया था, मैंने कहा नोट कर लो, देखो ये डी 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 उन सभी में डी है ना बाद वालों में, तो इसीलिए ये क्या करता है, आपके जल के साथ अपघटित हो जाते हैं। बात क्लियर? चलो अब आता है लास्ट गुण, संकुल। एक चीज होती है संकुल। संकुल यानी कि जो कॉम्प्लेक्स यौगिक, संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स यौगिक, यानी कि एक ऐसा यौगिक है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो एक या अधिक लिगेंड से जुड़ा रहता है। समझ गए? ये कोई केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उससे जुड़े हुए कुछ आयन या लिगेंड होते हैं। ठीक है। एक मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। लिगेंड क्या होते हैं? अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। समझ गए? तो ये हो गया संकुल। संकुल अपन अलग से पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो संकुल की बात करते हैं तो जो कार्बन है वो संकुल नहीं बनाता है। कार्बन आपके संकुल नहीं बनाता, ये बात ध्यान रखना। कार्बन संकुल नहीं बनाता, किंतु सिलिकॉन और अन्य भारी तत्व ऊर्जा युक्त उपयुक्त खाली डी कक्षकों के उपलब्ध के कारण संकुल बना सकते हैं। ठीक है। तो आपके जो कार्बन या संकुल नहीं बनाता, बाकी सारे क्या करते हैं, संकुल बनाते हैं। ठीक है। चलो ये हो गया भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये हो गए फिनिश इसके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां अपन पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। पूरा पूरा कार्बन, अभी हीरा ग्रेफाइट बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है। तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। ठीक है। तो ये हो गए आपके कार्बन परिवार को पढ़ लिया, उसके बेसिक गुण पढ़ लिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ लिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।